हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। ऑफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यू पैटर्न है। पहले उत्तराखंड बोर्ड का पेपर जो है 100 मार्क्स का होता था, अब उसको करके 80 मार्क्स का कर दिया गया है, जिसमें 20 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल एंड वाइवा। ठीक है, जिसमें आपको फाइल वगैरह तैयार करना होता है। दैट मीन्स अब जो 100 मार्क्स का पेपर होगा वो 80 मार्क्स होगा, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क्स में, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में चेंजेस तो होना ही है। तो मैं आपको बता दूं कुछ पहले ही कि अब जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। पहले की तरीके में 32 क्वेश्चन आते थे, अब कम करके वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 30 हो गए हैं। बट फ़ायदे की बात यह है कि पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन केवल और केवल 10 आते थे, 5+5, लेकिन अब आपके आएंगे 8+8 यानी कि 16। फ़ायदा यहाँ पर होना है। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन को 5 मार्क्स में कर दिया गया है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 मार्क्स में और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मार्क्स में। अब कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन में आएंगे वो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है ना, 4 ऑप्शन होंगे, हर कोई ऑप्शन 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका 1 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। ये भी 1 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, दैट मीन्स 4 मार्क्स का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स के बीच में लिखना है। दैट इज़ ये रहेगा आपका 2 मार्क्स का। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्वेश्चन, यानी कि कितना, सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्वेश्चन होंगे, दैट इज़ 8 मार्क्स का। सेम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 मार्क्स के 3, दैट मीन्स 9। और एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, दैट इज़ 15। ये हो गया पैटर्न। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी यही, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे एमसीक्यूज वाले, और ये 1 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स टोटल 4 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 आपके 1 मार्क्स के होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 1 लाइन में आंसर देना, 1 वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। 25 से 27 तक 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स वाले। और 28 से लेके 30 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले। समझ में आ गया पैटर्न आपको। इसी पैटर्न में आपको चलना है, इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर बनना है। चलिए एक बार हम सैम्पल पेपर देख लेते हैं, और इस सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, लास्ट तक बने रहेगा, बीच बीच छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। समझ में आया ना, छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, उसके आंसर कैसे लिखने हैं। सबसे पहली बात, स्टूडेंट हर एक आंसर को लॉन्ग में लिखने की कोशिश करता है, लॉन्ग में बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको उतना ही आंसर देना है जितना ज़रूरी हो। किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बने रहिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शनल है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखा होगा, उसमें से एक ऑप्शन ही सही होगा, दैट मीन्स राइट आंसर इज व्यक्तिगत इकाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन है, मांग का नियम क्या व्यक्त करता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है, आपको पहले से मतलब है केवल। ऑप्शन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3, क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम में निम्नलिखित में से किसका ह्रास होता है। क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम भी कह सकते हैं इसको, क्रमगत ना भी लगाए तब भी चलेगा। ठीक है, कुल भौतिक उत्पादकता, परिवर्तनशील साधन की सीमा उत्पादकता, परिवर्तनशील साधन की औसत उत्पादकता, लास्ट है परिवर्तनशील साधन की कुल उत्पादकता। ध्यान में रखिएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत कुल उत्पादकता की बात की जाती है, जिसमें परिवर्तन, क्योंकि ये अल्पकालीन है तो ये परिवर्तनशील साधन की उत्पादकता की बात करेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, एकाधिकार में पूर्ति वक्र होता है कैसा। आंसर है धनात्मक। पूर्ति वक्र एकाधिकार में धनात्मक होता है। राइट, एनी डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाजार व्यवस्था में उत्पादन किसके लिए किया जाता है। फिल द ब्लैंक्स है, यानी कि एक ही वर्ड आएगा इसमें, और राइट आंसर आपका क्या होगा, लाभ, क्योंकि बाजार में प्रत्येक उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है। मांग रेखा का ढाल कैसा होता है, तो आंसर है ऋणात्मक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
पैमाने के प्रतिफल किस काल से संबंधित होता है? तो आंसर आएगा आपका दीर्घकाल से। फर्म के साम्य की सामान्य दशा को बताइए। अधिकतम लाभ तथा न्यूनतम हानि की दशा में फर्म साम्य, ये दशा है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलत टाइप हो गया है। तो ये 1 मार्क्स वाले है। इसका आंसर आपको एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में, जैसा पॉसिबल है शॉर्ट में देना है, क्योंकि एक ही मार्क्स का है, आपको एक ही मार्क्स मिलना है। ठीक है, ये तो हो गए पहले 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 2 मार्क्स के वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है? सीमित साधनों तथा असीमित आवश्यकताओं के कारण उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन से उत्पन्न चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहा जाता है। और आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के जो कारण है वो 2 है। कौन कौन से? संसाधनों का सीमित होना और लोगों की आवश्यकताओं का असीमित होना। ठीक है, और इन्हीं दोनों के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है बेसिकली। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन ही इतने कम होते हैं कि हम अपने हर एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, चॉइस तो करना ही पड़ेगा कि किसको पहले पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 7, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? तो कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, इस संबंध को मांग की लोच कहा जाता है। जहां पर आपकी मांग की लोच का फार्मूला भी लिख सकते हैं, दैट इज मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। या फिर दूसरा फार्मूला होता है मांग की लोच निकालने का, वो क्या होता है? ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत और औसत लागत में क्या संबंध है? सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध बता रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो सीमांत लागत और औसत लागत में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है। अब इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं 2 नंबर में, और क्या लिखेंगे? तो औसत लागत का कैलकुलेशन होता है कुल लागत डिवाइडेड बाई मात्रा, दैट मीन्स टीसी डिवाइडेड बाई क्यू। और दूसरा होता है सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन, यूँ कहें डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्यू। या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं एम सी इक्वल टू टी सी एन माइनस 1। इस फार्मूले का भी यूज़ किया जा सकता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2 मार्क्स का है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहली, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। बाजार में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होना चाहिए। और वस्तु की कीमत के निर्धारण बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति के द्वारा होनी चाहिए। राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2 मार्क्स का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स आप उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। और उदासीनता वक्र विश्लेषण एक ऐसा है जिसको बिना डायग्राम के कंप्लीट नहीं होगा, तो डायग्राम बनाना जरूरी। जहाँ जो डायग्राम जरूरी हो जरूर बनाइए, एग्जामिनेशन में मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसमें उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता, मतलब ये देखिए ऊपर से ये नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। उन्नतोदर का मतलब क्या होता है? क्योंकि उदासीनता वक्र में जो ऑप्शन होते हैं ए और बी, कोई भी जीरो नहीं होता है। जब कोई भी जीरो नहीं होता है तो इसका कोई भी अक्ष, ये वाला और ये वाला, कभी भी इस अक्ष के साथ, वाई अक्ष और एक्स अक्ष के साथ टच नहीं करेगा। और ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु उन्नतोदर का मतलब मूल बिंदु की उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट। 2 उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, मतलब एक ही उपभोक्ता के उपभोग की 2 उदासीनता वक्र बनाया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये कभी भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। ठीक है ना, ये पैरेलल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऊंचे उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को, और उदासीनता वक्र एक यहाँ बना है और एक यहाँ बनाना है, तो उदासीनता वक्र जितना ऊंचा होगा ऊपर बनेगा, समझे उत्पादक को उतनी ही अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। ये प्रमुख विशेषता है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 3 मार्क्स का है ये भी। उत्पादन फलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के परस्पर संयोग के द्वारा होता है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पाद यानी कि आउटपुट, तथा जिन साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उन्हें हम आधा यानी कि उत्पादन के साधन कहते हैं, इनपुट।
किसी फर्म में उत्पादों और साधनों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर उत्पादन फलन का एक इक्वेशन भी दिया हो सकता है जिसको हम लिख सकते हैं ये क्यू एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट ए बी सी, जहाँ पर क्यू एक्स किसको बताता है, क्यू बताता है आउटपुट को, ठीक है, और ए बी सी जो है इनपुट है, यानी कि साधन के बारे में बताता है, और जो एफ है वो किसके बारे में बता रहा है, वो संबंध के बारे में बता रहा है। ठीक है। अब आगे, उदाहरण के लिए किसी वस्तु की 1000 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए श्रम की 25 इकाइयाँ, पूंजी की 20 इकाइयाँ। तो श्रम की 25 इकाइयाँ उत्पादन के साधन है, पूंजी की 20 इकाइयाँ ये भी उत्पादन के साधन है। यानी कि उत्पादन के इन साधनों का उपयोग करके हम जो है 1000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा उसी को हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार मध्य लिखा हुआ गलत है, वो के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के बीच में अंतर कर बात करें, सबसे पहले हम आधार, आप बेस लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, 3 मार्क्स में है। तो अंतर की बात करें, पहले पूर्ण प्रतियोगिता फिर एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जबकि एकाधिकार में क्रेता तथा विक्रेताओं की अपेक्षाकृत कम होती हैं। प्रतियोगिता की बात करते हैं, इसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, यूँ कहें ना भी है कोई बात नहीं है, और इसमें क्रेता और के बीच प्रतियोगिता का अभाव रहता है, यहाँ पर प्रतियोगिता होता ही नहीं है। ठीक है। उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशील होता है, जबकि उत्पादन के साधनों के बीच में आंशिक, क्योंकि उत्पादन के साधन एकाधिकार अपने हिसाब से प्रयोग करता है। ठीक है, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है। ठीक है। और वस्तु का मूल्य, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य हमेशा एक ही रहता है, क्योंकि एक ही वस्तु है उसके मूल्य भी एक रहेगा, जबकि एकाधिकार में मूल्य विभेद पाया जाता है। वस्तु एक ही लेकिन अलग अलग विक्रेताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है। ठीक है, ये होगी अंतर, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को बताइए। घटती सीमांत उपयोगिता, जिसको ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और ये गोसेन का प्रथम नियम होता है। समझिए आंसर कैसे लिखेंगे। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की एक समान इकाइयों का उपभोग बढ़ता जाता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस नियम का प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री एच.एस. गोसेन ने किया था, अतः इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम में क्या होता है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इस नियम के अनुपात समान होने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वो उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। अब इस नियम की कुछ शर्तें हैं। उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण परिणाम में समान होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होनी चाहिए। उपभोग का लगातार क्रम में होना चाहिए। वस्तु की हर एक इकाई का आकार समान होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। उपभोक्ता के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत और फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब बाद में आप इस डायग्राम का यूज़ कीजिए शो करने के लिए। ये डायग्राम जो है आपको क्या बताता है, ये डायग्राम बताता है आपको सीमांत उपयोगिता के बारे में, सीमांत उपयोगिता MU, जो ये बताता है कि धीरे जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते चले जाएंगे, पहला तो ये नीचे की ओर घटता चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया है। ठीक है, थोड़ा आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट कॉपी एंड पेस्ट क्योंकि कंप्लीट आंसर मुझे मिल गया था बुक में, वहीं से उठा के मैंने लग दिया है। आप चाहो तो वो एग्जाम्पल ना लिखो, लेकिन डायग्राम बनाना जरूरी होता है। पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि में अंतर बताइए। उपयुक्त रेखा चित्र स्पष्ट कीजिए। पूर्ति का विस्तार क्या होता है। पूर्ति का विस्तार का मतलब होता है अगर अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। तो पहले मांग देखिए, मान लीजिए पहले मांग यहाँ पर थी और वस्तु की कीमत जो है, ठीक है ना, वस्तु की पूर्ति कीमत बढ़ गई, और वस्तु की जब कीमत बढ़ गई तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ के कहाँ चली जाएगी, आएगी, क्योंकि अधिक हमेशा एक विक्रेता जो है अधिक कीमत पर अधिक मात्रा की पूर्ति करेगा। तो ऐसे में जो पूर्ति वक्र यहाँ था वो पूर्ति वक्र कहाँ चला गया, आगे की ओर चला गया। तो इसी को बोलते हैं पूर्ति का विस्तार होना। ठीक है। और दूसरा पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि का मतलब पूर्ति में विस्तार होता है कीमत में वृद्धि के कारण, जबकि पूर्ति में अगर वृद्धि की बात करें तो वस्तु की कीमत के अतिरिक्त जो दूसरे कारक है जिससे पूर्ति प्रभावित होती है उन कारकों के कारण अगर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उन्हें पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। ऐसे में जो पूर्ति वक्र होता है वो क्या होता है ना,
वो खिसक जाता है कहाँ, अपनी जगह से। जैसे ये है, वस्तु की कीमत अपनी जगह पर ही है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर पहले पूर्ति वक्र है, ठीक है, अब ये कीमत है, ये मात्रा है। अब हुआ ऐसा कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन नहीं हो, लेकिन अन्य कारण से होगी, पूर्ति में वृद्धि होगी यहाँ पर, तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन हुआ, ये पूर्ति वक्र, ठीक है ना। इस स्थिति को हम पूर्ति में परिवर्तन वृद्धि के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखिए बाकी आंसर आपके सामने हैं, आप इसको नोट करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। मितव्ययिता मतलब कम खर्च करना का विरोधाभास का मतलब क्या होता है? मितव्ययिता का विरोधाभास यानी कि बचत का विरोधाभास एक विरोधाभास की अर्थशास्त्र है। विरोधाभास मतलब उल्टा। विरोधाभास बताता है कि स्वायत्त बचत में वृद्धि की में से कुल मांग में कमी आती है, इस प्रकार सकल उत्पादन में कमी आती है। जिस कुल बचत कम हो जाती है, विरोधाभास संकीर्ण रूप से बोल रहा है कि कुल बचत गिर सकती है, क्योंकि व्यक्तियों की अपनी बचत बढ़ाने के प्रयासों के कारण मोटे तौर पर बचत में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। सोच लीजिए, अगर एक व्यक्ति बचत करता है तो उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत लाभ है, लेकिन समाज का हर एक व्यक्ति अगर बचत करने लगे तो समाज में खर्च कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और ऐसे में उत्पादकता में कमी आएगी, और उत्पादकता कमी होगा, लोगों की इनकम ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास। मितव्ययिता का विरोधाभास रचना की भ्रांति का खंडन करता है। ये विचार के भागों के बारे में जो सत्य है वो संपूर्ण के लिए सत्य होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो सत्य है सबके लिए, लेकिन बचत में ऐसा नहीं है। एक के लिए बचत सही है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बचत सही नहीं है। इसको बोलते हैं विरोधाभास, राइट। समझ में आ गया? बाकी आंसर आपके सामने, आप नोट करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं खंड ब में, ठीक है। खंड ब, खंड ब क्या बताता है? सही विकल्प। यहाँ पर भी सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 16 के 4 ऑप्शन होगा, उसके बाद 17 से लेकर 20 तक एक एक नंबर वाले होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहले 16 का फर्स्ट, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल मनी के लेखक कौन है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रोफेसर J.M. कीन्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 16 का सेकंड, भारत में पत्र मुद्रा का निर्गमन का अधिकार किसको है? जाहिर सी बात है, ये भी याद रखिए, RBI को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध स्पष्ट करता है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS प्लस MPC, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमेशा कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और इस फार्मूले का यूज़ कीजिए तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी, MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ, भारत में GST कब लागू हुआ? तो आंसर होना चाहिए आपका 1 जुलाई 2017 में GST लागू हुआ था। ये सारे 1 मार्क्स के ऑप्शनल 4 रहेंगे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विश्वव्यापी मंदी की अवधि क्या थी? तो आंसर है 1929 से लेकर 1940 तक। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह क्या है? रुपए, आपको ये साइन बना के शो करना है, 1 मार्क्स का है। बचत फलन क्या है? आय बचत के मध्य फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं, मतलब आय और बचत के बीच में जो इनकम है और जो सेविंग है, इन दोनों के बीच की जो रिलेशन होता है उसको हम बचत फलन के नाम से जानते हैं। कर वंचन, कर वंचन मतलब कर को बचा लेना, ये कर चोरी भी कह सकते हैं। कर वंचन या कर चोरी व्यक्तियों, कंपनी या अन्य संस्थाओं द्वारा गैर कानूनी रूप से कर ना देने को कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 शुरू हो रहा है, 21 से लेके 24 तक 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट में लिखना है आपको। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी नागरिकों के द्वारा अर्जित साधन आयों, लाभ, ब्याज, किराया, वेतन आदि के योग या विदेशों से प्राप्त साधन आयों के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। मुद्रा वह वस्तु है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम मूल्य के मापक हेतु जन सामान्य द्वारा किया जाता है और ये वैध भी होती है। मुद्रा के प्रमुख कार्यों की अगर बात करें, इसमें है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय करना, मूल्य का हस्तांतरण करना, ये मुद्रा के प्रमुख कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या कीजिए। अगर इसके संबंध को बताना है तो कुछ इस तरह से लिखिए, उपभोग तथा बचत का योग आय के बराबर होती है, दैट मीन्स Y इक्वल टू हमेशा C+S होता है। इस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग भी हमेशा 1 के बराबर ही होगा, दैट मीन्स MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, और उसी से फार्मूला निकल के आता है MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS और MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। 2 मार्क्स में इनफ है।
क्वेश्चन नंबर 24, 2 मार्क्स में ये भी है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। एक तरफ राजस्व व्यय लिख दिया, दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय लिख दिया, दोनों में अंतर है। राजस्व व्यय से सरकार को आय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। पूंजीगत व्यय से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। अब ये समझ में नहीं है, व्यय है तो आय की प्राप्ति कैसे होगी। अब समझिए, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है किसी को लोन दिया, क्या दिया, लोन दिया। अब किसी को अगर लोन दिया है तो क्या होगा, अब लोन देने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से उसे ब्याज मिलेगा, और जब ब्याज मिलेगा तो इनकम है, जबकि राजस्व व्यय करने से कोई इसी तरह की खर्चा ही है, किसी प्रकार की इनकम नहीं होनी है। राजस्व व्यय अधिक मात्रा में नहीं किए जा सकते, एक लिमिट होता है, जबकि पूंजीगत मात्रा अधिक मात्रा में ही किए जाते, लॉन्ग टर्म होता है। राजस्व व्यय में निर्माण कार्य नहीं किया होता है, पूंजीगत व्यय में निर्माण कार्य करवाया जाता है, ठीक है। ये दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपके कितने मार्क्स का होगा, ये 3 मार्क्स का होगा, डालना भूल गया। तो इसमें 3 कार्यों के बारे में लिखना है। पहला है केंद्रीय बैंक के किन्हीं 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए, और आंसर है केंद्रीय बैंक के 3 कार्य। पहला है नोट जारी करना, किसी भी देश की केंद्रीय बैंक को उस देश में नोट जारी करने का एकाधिकार होता है, जिससे पूरे देश में मुद्रा में एक रूपता बनी रहे, ठीक है। दूसरा कार्य है सरकार का बैंक। सरकार का बैंक होता है केंद्रीय बैंक, सरकार के वही बैंकिंग सेवाएं आम जैसे व्यावसायिक आम नागरिकों के द्वारा करती है, कि केंद्रीय बैंक भी सरकार के लिए करती है, ठीक है। वो सरकार से अपनी उनकी जमाओं को स्वीकार करती है, मांगने पर उन्हें ऋण भी प्रदान करती है। और तीसरा बैंक है बैंकों का बैंक। जिस प्रकार से व्यावसायिक बैंक जो है अपने नागरिकों के लिए कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार जो केंद्रीय बैंक है अपने व्यावसायिक बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करती है। यानी कि केंद्रीय बैंक जो है व्यावसायिक बैंकों से उन्हें अधिक जमाओं को जमा करके रखती है, उनको ऋण भी प्रोवाइड कराती है, उन्हें वित्तीय सलाह की भी देती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न कारण भी लिखिए। अनैच्छिक बेरोजगारी, अनिच्छा जो इच्छा ना हो उसके बाद भी, और ये कौन सी स्थिति होती है, जब लोग मजदूरी की प्रचलित दरों पर भी काम करने के लिए तैयार हो और उन्हें काम ना मिले तो उन्हें अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। भारत में अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख कारण की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है मंद विकास। भारत में जो विकास रेट है वो बहुत ही धीमी है, उत्पादकता की कमी है, और उत्पादकता भी कमी होगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो बेरोजगारी रहेंगे। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है, इतनी अधिक है जितनी नौकरियां पैदा होती हैं उससे ज़्यादा बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। थर्ड, श्रम प्रधान तकनीक की तुलना में पूंजी प्रधान तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में ऐसा काम है क्योंकि प्रोडक्शन होना चाहिए था, इसलिए भारत में क्या किया गया कि मशीनों का यूज ज़्यादा किया गया श्रम प्रधान की, ताकि लोगों को नौकरी मिले। इस बात को ध्यान न रखिए, उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया। इससे लोगों को नौकरी तो नहीं मिली लेकिन उत्पादकता बढ़ती चली गई, ठीक है। इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका वितरण भी असमान हुआ, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी कोई अमीर का अमीर रह गया, कोई गरीब का गरीब रह गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 भी 3 मार्क्स का है। घाटे का बजट क्या है, इसके गुण दोष बताइए। घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। सरकार इस घाटे की पूर्ति ऋण लेकर या रिजर्व बैंक में जमा की हुई अपने नकद कोषों में कमी करके करती है, ठीक है। बजट घाटा, बजट घाटा मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सरकार के आय की तुलना में उसकी जो व्यय होता है वो अधिक होती है, ठीक है। अब ये तभी क्या होता है देश में विकास कार्य आगे। अब इस स्थिति में सरकार को या तो ऋण लेना पड़ता है या फिर सरकार जो है नए नोट छापती है। अब इससे देश में को पर जो एक आर्थिक भार होता है वो बढ़ जाता है। इसके जो गुण की बात करें तो इसका गुण यही है, इससे देश की आर्थिक गति को वृद्धि मिलती है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है। लेकिन घाटा इसका होता है देश में आर्थिक भार बढ़ता है, ठीक है ना। देश के विकास कार्यों की जगह उतना उससे ज़्यादा पैसा जो है ब्याज के भुगतान में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स में, ठीक है। उसी हिसाब से आंसर देना है। व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो व्यावसायिक बैंक के जो कार्य होते हैं 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। पहले मुख्य कार्यों की बात करें। व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य, पहला जमा स्वीकार करना, मतलब लोगों के पास जो पैसा है
अधिक पैसा है उसको स्वीकार करने का काम जो है व्यावसायिक बैंक करती है और जमा को 4 खातों में स्वीकार किया जाता है। बचत जमा खाता, चालू जमा खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। दूसरा कार्य है इसमें ऋण उपलब्ध कराना। बैंक जो है अपने ग्राहकों को मांगने पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। और ठीक है ना, ये जो ऋण होता है वो कई प्रकार से होते हैं, जैसे नगद जमा के रूप में, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट के रूप में, अग्रिम ऋण के रूप में, या सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश के रूप में। ठीक है, ये हो गए प्राथमिक कार्य। इसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक बैंक के गौण कार्य मतलब द्वितीय कार्यों में। तो व्यावसायिक बैंक के जो गौण कार्य होते हैं इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है वैसे तो। एक होता है एजेंट के रूप में कार्य, दूसरा होता है सामान्य कार्य। आप यहाँ पर समझिए, गौण कार्य में व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को चेक, ब्याज आदि को एकत्रित करने के साथ साथ उसका भुगतान भी करता है। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है जिसमें ग्राहक अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रख सकता है। व्यावसायिक बैंक विदेशी मुद्रा का विनिमय कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा व्यावसायिक बैंक के कुछ सामाजिक कार्य भी है। सभी व्यावसायिक बैंक पूंजी निर्माण के कार्य करता है जिससे देश के विकास को मदद मिलती है। बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण और उचित ब्याज दरों पर आम जनता को उपलब्ध कराता है जिससे लोग अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। इसे मापने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय आय क्या है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में प्राप्त साधन सेवाओं अर्थात मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ का जोड़ होता है। अब बात करते हैं कि इसमें कठिनाइयों के बारे में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आय की मापने की प्रमुख कठिनाई देखिए आपके सामने है। ठीक ना, इन देशों में उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त नहीं बल्कि अविश्वसनीय भी होते हैं। अल्प विकसित देशों में गैर विमुद्रित खंड के कारण भी राष्ट्रीय संग्रहण में कठिनाई उत्पन्न होती है। और तीसरा है, अल्प विकसित देशों में अधिकांश छोटे उत्पादक अशिक्षित अर्पण होते हैं, उनके पास प्रॉपर अकाउंट नहीं होता। ये 3 जो है प्रमुख कठिनाई है। इसके और भी कठिनाई है, बस हम तीनों को लेके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक और है, अल्प विकसित देशों में लोगों में पेशेवर विशेषज्ञता का अभाव होता है, मतलब वो अपने अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन वे नहीं रखते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 30, अनुकूल विदेशी विनिमय दर तथा प्रतिकूल विदेशी विनिमय दर से क्या अभिप्राय, स्थिति कब होती है। अर्थशास्त्र में जान लेना भी बहुत आवश्यक है कि किस समय देश अनुकूल और प्रतिकूल होता है। अनुकूल विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर उस समय भारत के अनुकूल समझी जाती है जब एक विदेशी करेंसी की इकाई के बदले में दूसरी करेंसी की इकाई कम देनी पड़े। फॉर एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए जो विदेशी विनिमय दर है $1 बराबर कितने रुपये है, 80 रुपये है। अब अगर ये पेमेंट $1 के बदले में अगर 75 रुपीज़ का करना पड़ता है तो देश के अनुकूल माना जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि विदेशी डॉलर के बदले में अगर घरेलू मुद्रा की पेमेंट कम करना पड़े तो इसको अनुकूल कहते हैं। और इस दशा में देश में निर्यातों में वृद्धि, विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, देश में विदेशी निवेश की वृद्धि से विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होती है। देश में विदेशी पर्यटकों, विद्यार्थियों के आने से विदेशी करेंसी का आगमन होता है। इसके अलावा प्रतिकूल विनिमय दर क्या होता है। प्रतिकूल विनिमय दर का मतलब जब विदेशी करेंसी की एक इकाई के बदले में घरेलू करेंसी की अधिक इकाई देनी पड़े। दैट मीन्स मैं ये बताऊँ भाई, $1 बराबर अगर 80 रुपये हो और 80 रुपये की जगह अगर $1 बराबर हमें जो है 85 रुपये देना पड़े, यानी कि 80 से ज़्यादा देना पड़े, उस स्थिति को प्रतिकूल विनिमय दर कहते हैं। बाकी आपके सामने है। तो कैसा लगा आपको आज का ये पेपर, ध्यान में रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पैटर्न में आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हो वो पूछिए। ठीक है ना, आपको मैं 1-2 और सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूँगा ताकि आप अपने आप को अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर कर सके। थैंक यू एवरीवन, बाय। तैयारी करते रहिए और अपने डाउट को मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू, बाय।